नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आप सभी का सक्षम अकादमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी 12 अगस्त को जो मध्यकालीन भारत का टारगेट टेस्ट हुआ था एडवांस वाला, उसका हमने 50 क्वेश्चनों की जो सॉल्यूशन था वो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर देख लिया था। जिन भी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पहले उसे देख लें ताकि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। इसी क्रम में आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं अगले 50 क्वेश्चनों का, यानी 50 से 100 तक के जो क्वेश्चन है उनका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए, तो जो लोग भी हमारे साथ नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सक्षम अकादमी के नाम से, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन यानी आज की सीरीज का पहला और जो टारगेट हुआ था उसका 51वां जो क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है हमने देखना है, एक एक करके इनका अगर आंसर की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक एक करके इनका आंसर देखते हैं। पहला अगर ऑप्शन की बात करें तो उसने नियमित एक खुदाई एवं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिल्कुल सही है। हमने बलबन के बारे में पढ़ा था कि बलबन ने सबसे पहले जैसी राजत्व सिद्धांत जब अपनाया था तो बलबन जैसी राजगद्दी पर बैठा तो राजगद्दी पर बैठते ही इसने क्या किया था, राजत्व के सिद्धांत को अपना लिया था। और राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत इसने क्या कहा था कि भाई राजा जो होता है, राजा ईश्वर का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसी प्रकार से भाई हमें क्या करना चाहिए, यानी जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई प्रजा जिस प्रकार से अपने भगवान की पूजा अर्चना करती है, अपने अल्लाह की इबादत करती है, उसी प्रकार से प्रजा को भी अपने राजा की करनी चाहिए, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसलिए राजत्व का सिद्धांत चलाया और राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत उसने दो उपाधियां धारण की थी, नियमित एक खुदाई और दूसरी जो थी वो थी जिल्ले इलाही। ठीक, कौन कौन सी, नियमित एक खुदाई और जिल्ले इलाही, दो उपाधियां इसने धारण की। इसी के अंतर्गत राजत्व सिद्धांत का प्रभुत्व जमाने के लिए, याद रखने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि यह दो प्रथाएं इसके द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, कौन सी, सिजदा और पाबोस, दो प्रथाएं इसने यहां पर चला दी। ठीक, किसके, इसी राजत्व के अंतर्गत। और राजत्व के अंतर्गत जब सिजदा और पाबोस चलाएगा कि राजा के भाई लेटकर राजाओं को अभिवादन करना, उसके पैरों को चूमना, ये प्रथाएं इसने चला दी। और ज़्यादा राजा के पद को मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जब ये नीतियां चलाएगा तो भाई लोग तो मानेंगे नहीं। भाई सीधी सी बात है, जब तक डर नहीं है तब तक काम नहीं होगा। सीधी सी बात है, मानस में भी लिखा हुआ है भय बिन प्रीत न होए। तो सीधी सी बात है, जब तक भय नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करेंगे प्रजा वाले। इसीलिए इन प्रथाओं को लागू किया। जो नहीं मानता था या औरों के लिए एक नीति भी चला दी। कौन सी नीति, लोह एवं रक्त की नीति भी चला दी। किसने, बलबन ने, इसी राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत। तो चीज़ें ये थी, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि क्यों उसके द्वारा राजत्व सिद्धांत को लागू किया गया था, वो भी ऐसे समय पर। वो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट वो आप लोगों ने पढ़ाई है। खैर, तो इस हिसाब से अगर देखें तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करेंगे तो उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी ये हो जाएगा, ऑप्शन बी। इक्तादारी जो प्रथा थी, इक्ता यानी जो भाई सैनिकों को उनके भूमि के बदले, यानी जो वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, इक्ता प्रथा। और इसकी शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश के द्वारा क्या की गई थी, इक्ता प्रथा की शुरुआत। अगर हम बात करेंगे शुरू किसने की थी, इल्तुतमिश ने। और ख़त्म की बात करेंगे तो इसको खत्म किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको क्या किया गया था, इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। क्योंकि इसने क्या किया था, अध्यादेश जारी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। याद होगा आपको पहला अध्यादेश, जब 4 अध्यादेश जारी करेगा तो पहला अध्यादेश यही था, अमीरों से उनकी भूमि को क्या लिया जाए, वापस लिया जाए। और जब भूमि को वापस लेगा तो भाई इक्ता प्रथा समाप्त करेगा, भूमि को वापस ले लेगा। और इसके साथ साथ अब वेतन जो हमारे पास सेना है इसके लिए एक व्यवस्था करेगा। ठीक है, क्योंकि वेतन तो देना ही है, उसके लिए किसकी जो सुलभता है उसके लिए क्या करेगा, नगद वेतन की क्या कर दी, स्थापना यहां पर कर दी। तो इस प्रकार से ये दो बिल्कुल गलत है, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा। बाकी सी की बात करें, इसने तुर्कान ए चहतगानी का प्रभाव को समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। ये तुर्कान ए चहतगानी, जिसे हम शॉर्ट भाषा में क्या कहते हैं, चालीसा दल भी कहते हैं। तो चालीसा दल का जो निर्माण किया था
वो इल्तुतमिश ने ही किया था, ये ध्यान रखना। और इल्तुतमिश ने जब इसका शुरुआत की थी, लेकिन खत्म करने का श्रेय या इसको समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? बलबन को ही जाता है। जबकि बलबन खुद भी क्या था? इसका एक सदस्य हुआ करता था, क्योंकि इल्तुतमिश ने बलबन को जब खरीदा था गुलाम के तौर पर, तो उस समय सबसे पहले उसको कौन सा पद दिया था बेटा? सबसे पहले पद दिया था, खासदार का पद दिया था। और खासदार का पद देने के साथ साथ इसको क्या बना दिया था? चालीसा दल का सदस्य भी नियुक्त कर दिया था बलबन को, यह भी ध्यान रखना। ठीक, चलिए, तो सी भी बिल्कुल सही है। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, बिल्कुल किया था। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन कब किया था? तो बंगाल की अगर बात करेंगे, बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, वो हुआ था तुगरिल खां का विद्रोह। ये ध्यान रखना, इसके शासनकाल का बड़ा महत्वपूर्ण विद्रोह है ये। और बंगाल की राजधानी को भाई उस समय हुआ करती थी लखनौती। ठीक, तो उस समय तुगरिल खान का इसने विद्रोह यहां पर कर दिया। और उस समय मध्यकालीन भारत की बात करें तो यहां पर किसी दास के द्वारा अपने जो इसका जो जैसे कोई दास होता है, तो किसी दास के द्वारा अपने स्वामी के प्रति किया गया पहला विद्रोह है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, कौन सा? ये तुगरिल खां का विद्रोह करेगा, तुगरिल खां विद्रोह। और भाई जिस तरीके से भाई खुद बलबन, और ऐसा पहला अभियान भी है बलबन का बंगाल का, जहां पर ये खुद जाकर इतनी दूर, दिल्ली से दूर जाकर किसी अभियान को दबाएगा बलबन। ये जाएगा, इस अभियान को दबाएगा। और इसी का एक पुत्र भी है जिसका नाम है बुगरा खां। क्या नाम है? बुगरा खां। और ये बुगरा खां को जब जाता है लखनौती पर सारा अटैक करके सारा कुछ बंगाल को कब्जे में कर लेंगे, उसी समय बुगरा खां को क्या कर देंगे? ये नियुक्त कर देता है बंगाल के सूबेदार। और सूबेदार यहां पर नियुक्त कर देगा बुगरा खां को। और इसको हमेशा प्रजा के प्रति ईमानदार रहना, एक अच्छे शासक के गुणों में उसको थोड़ा शिक्षा दीक्षा देता है। और बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है किसको? अपने छोटे बेटे किसको? बुगरा खां को। कालांतर में वो हमने पढ़ा है। ठीक, और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अभी अगर मध्यकालीन भारत में अगर आपने नहीं पढ़ी है जिन्होंने भी, तो वो हमारे ऑनलाइन जो ऐप है हमारी सक्षम अकादमी, उससे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप ये मध्यकालीन भारत की जो एक सीरीज़ है, हमने पूरा कोर्स बना रखा है, उसको आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो भाई बुगरा खां को क्या बनाया था? सूबेदार बनाया। वो कहानी हम पढ़ चुके हैं कि भाई सूबेदार बनाया और किस प्रकार से उसके उत्तराधिकारी का मेन जो दिक्कत हुई, जहां से ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ गुलाम वंश का, तो उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि इसने उस समय बंगाल का सूबेदार किसको बना दिया था? बुगरा खां को। ठीक, तो वो कहानी है काफी लंबी, देखेंगे फिर कभी। चलिए, तो उसने बंगाल में विद्रोह तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सुमेलित कौन सा नहीं है? बी जो है वो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? ठीक, तो गुरु नानक देव की अगर बात करेंगे तो गुरु नानक देव ने क्या की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी। और सिख धर्म की स्थापना उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका वंश चल रहा है? लोधी वंश उस समय चल रहा है दिल्ली सल्तनत पर। और लोधी वंश में भी किसका शासनकाल है? कौन से शासक का? सिकंदर लोधी का उस समय शासनकाल चल रहा है। और यहीं पर इसी के शासनकाल में गुरु नानक ने क्या की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक, चलिए अगला, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करता है वो भाई क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बार बार आ रखा है, इतना ज्यादा कुछ टफ है नहीं। ठीक, तो किसने? मीर बाकी ने जो है इसका यहां पर निर्माण कराया था। अगला, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वो थे। अभी अकबर ने क्या किया था भाई? अगर आप आंसर की बात करेंगे तो कुछ से कछवाहों से सबसे पहले अकबर ने अपनी वैवाहिक नीतियों को यहां पर अपनाया। क्यों? क्योंकि अगर अकबर की बात करें तो अकबर जो है, जैसे अगर हम कहें कि जैसे राजपूत हो गए, कछवा हो गए, ठीक है, इस प्रकार के लोगों को भाई उसने, उसकी एक नीति थी कि बिना युद्ध किए भी कुछ लोगों को जीता जा सकता है। ठीक, तो उसने कई सारी वहां पर व्यापार की नीतियां अपनाई, कहीं पर उसने कूटनीतियां अपनाई। और कहीं कहीं पर उसे हमें देखने को मिलता है इतिहास में कि वैवाहिक नीतियों के अंतर्गत भी उसने कई सारे युद्धों को टाला, वैवाहिक नीतियों के अंतर्गत कई सारे चीज़ों को उसने संभाला। तो सबसे पहले उसी में, इसीलिए तो देखा गया है कि वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह में, अब राजपूतों से उसने क्या किए भाई? वैवाहिक संबंध अपनाए। और वैवाहिक संबंध में भी किससे? सबसे पहले कछवाओं से ही उसने स्थापित किए थे। अगला, सुमेलित नहीं है। इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी ये आंसर है जो सुमेलित नहीं है। दाम जो है एक ताम्र मुद्रा थी, बिल्कुल सही है। ठीक, देसाई की बात करें तो देसाई एक राजस्व अधिकारी, बिल्कुल सही है। दीवान उस समय क्या हुआ करते थे? जो प्रांतीय राजस्व होता था, उस प्रांतीय जो क्षेत्र होते थे उसके राजस्व अधिकारी को ही क्या कहते थे?
दीवान कहते थे। जरीब की बात करेंगे बेटा तो जरीब जो है एक प्रकार का कर नहीं था। जरीब की अगर बात करेंगे तो जरीब एक प्रकार की मापक इकाई क्या थी? जरीब एक प्रकार की मापक इकाई हुआ करती थी उस समय, ठीक। और कहा यह जाता है, क्योंकि इसमें कई किंवदंतियां हैं कि भाई किसने शुरुआत की, तो इसमें कई जगह पर कई लोगों का नाम हमें देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले टोडरमल ने की थी, और टोडरमल सबसे पहले किसके शासनकाल में रहता था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहता था, भूमि मापन से संबंधित था। यही टोडरमल जब है कब आएगा? 1580 ईस्वी में। यही एक जब किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में आएगा, और इसके 9 रत्नों में शामिल हो जाएगा। तो यहीं पर क्या करेगा? दहशाला बंदोबस्त, यहीं पर ही क्या चलाएगा? दहशाला बंदोबस्त क्या चलाएगा? यहां पर भूमि निर्धारण है, ये इस तरीके की नीति चलाएगा, ठीक है। दीवान अस्वाक के पद पर धारण करते हुए दहशाला बंदोबस्त इसने चलाया 1580 में। इसी के साथ साथ देखेंगे तो कहीं पर कुछ नाम में हमें मिलता है कि यही जो जरीब थी, ठीक है। अब देखो जरीब है क्या? जरीब एक तरीके की एक नापने की एक इकाई होती थी। जैसे हमारे यहाँ चेन बोलते हैं ना, चेन, जैसे आपने देखा होगा साइकिल की चेन रहती है, ठीक है, बाइकों में चेन रहती है, या आपने देखा होगा ऐसी लंबी लंबी कुंडियां में ऐसे चेन फंसी रहती है, ऐसे रहती है ना कुछ चेनें, इस तरीके की चेनें, इस तरीके की लगभग ऐसे, इस तरीके की जो चेन हुआ करती थी, इस चेन को भूमि नापने की ये इकाई होती थी, ये चेन, और इस चेन को ही क्या कहा जाता था? उस समय जरीब कहा जाता था। तो सबसे पहले इसमें कई सारी भ्रांतियां हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक। क्या है कि सबसे पहले टोडरमल, तो भाई शेरशाह, हम कहेंगे दहशाला बंदोबस्त, ठीक है। हमने कहा शिवाजी के समय भी आता है, शिवाजी के समय में काठी, ठीक है, यही एक काठी के रूप में आता है कि पेड़ इन्होंने पत्ते वगैरह इससे बनाकर इसको नापा जाता था। फिर हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक, यहीं पर एक नाम मिलता है दक्षिण भारत में जिसका नाम है मलिक अंबर, ठीक। इस मलिक अंबर के लिए भी कहा जाता है कि इसने जो है ये बनाई तो थी, अभी तो इसकी थी लोहे की, इसने भाई बांस के उससे बनाई थी नापने के लिए, ठीक। तो कई जगह पर हमें कई नामों से इसको जाना जाता है कि भाई कई लोगों ने इसका यूज किया है अपने शासनकाल में। लेकिन अगर प्रश्न के ऊपर चले तो जरीब एक प्रकार का कर नहीं बल्कि एक प्रकार की क्या होती थी? हमारे पास मापक इकाई होती थी। क्या? ये जरीब। तो आंसर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, प्रसिद्ध इतिहासकार एल्फिंस्टन ने रजिया के पतन का सबसे प्रमुख कारण माना है। अगर हम इन सारे ऑप्शनों को देखें तो जिन लोगों ने भी रजिया सुल्तान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, उसका सकारात्मक उसका नकारात्मक विवरण अगर आपने पढ़ा है, उसकी आपने अगर मूल्यांकन किया है उसके चरित्र का, तो आपने ये पाया होगा इस क्वेश्चन में इन ऑप्शनों को पढ़कर कि ये जो सारे के सारे हैं लगभग उसके विनाश के कारण ये चारों के चारों रहे। लेकिन इन चारों में अगर हम प्राथमिकता के तौर पर देखें, हम अगर इस विद्वान के तौर पर देखें एल्फिंस्टन के तौर पर, तो उसका भाई इन्होंने कहा है कि उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? उसका स्त्री होना ही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण था। ऑप्शन ए जो है हमारे पास बिल्कुल सही है। अगर बाकी ऑप्शनों की चर्चा करें तो हालांकि हम थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं यहां पर, हालांकि काफ़ी लंबा टॉपिक है लेकिन फिर भी थोड़ा हल्के में अगर इसको देखें तो सबसे पहले देखना, अगर हम ये देखें कि जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो भाई हमारे पास क्या आ जाता है? फिरोज शाह। हमने कहा फिर आती है रजिया सुल्तान, इसी के साथ भाई चल रहा है इसका बहराम शाह, इसी के साथ कई और लोग हैं, अल्तुनिया है, कबीर खां है, एतगीन है, ये सारे इसके साथ चल रहे हैं। काफ़ी जो है इनमें काफ़ी लंबी कहानी है कि किस प्रकार से संघर्ष होता है, गुटबाजी किस तरीके से होती है, आंतरिक विद्रोह किस प्रकार से होते हैं, ठीक। तो इसी क्रम में, इसी कड़ी के क्रम में हमने ये देखा कि 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल रहेगा। और जब ये शासिका बनी, क्यों बनाया किसने था भाई इसको शासिका? दिल्ली की प्रजा ने बनाया था। और दिल्ली की प्रजा ने जब शासिका बनाया तो उस समय सबसे ज्यादा जो दिल्ली का प्रशासनिक सुधार कहें, दिल्ली की प्रजा को खुशहाल कहें, ये सारे उस समय रजिया सुल्तान के शासनकाल में था। लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव था, रजिया को सुल्तान बिल्कुल पकड़ थी रजिया सुल्तान की। तो इसलिए यहां पर इसने क्या किया? इन तुर्क सरदारों को सबक सिखाने के लिए इसने क्या किया? एक नीति अपनाई और इसने क्या किया कि ना तो तुर्क सरदारों को मारा, बल्कि इसने क्या किया, जो गैर तुर्क सरदार थे, अब इन दोनों में बनती नहीं थी, तुर्क सरदारों और गैर तुर्क सरदारों में, इसने क्या किया? न मारने की जगह इनके गैर तुर्क सरदारों को पदोन्नति देके इनके बराबर में पैलर में कर दिया। अब दोनों के दोनों लड़ाई झगड़े वाले कि ये तो हमसे नीचे हैं,
ठीक, ये तो भाई हमारे बगल में कैसे बैठ सकता है, ये तो भाई ये तो बिल्कुल है, इनसे तो हमारी 36 का आंकड़ा है। अब ये दोनों बगल में बैठ गए। यहाँ पर यही चीज़ हुआ। अगर हम देखें तुर्की अमीरों का विद्रोह, अगर इस ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में हम कह सकते हैं कि तुर्क सरदारों को गैर तुर्क सरदारों के बीच में बिठा दिया, विरोध उत्पन्न हो गया कि ये तो भाई गलत काम है, ये तो बिल्कुल ही गलत काम कर रही है। अगले की अगर देखेंगे पर्दा त्यागना, अगर इस सी ऑप्शन की बात करें तो यह भी हुआ। क्यों? क्योंकि जैसी रजिया सुल्तान शासकिया बनी, इसने क्या किया, पुरुषों की भांति, इसने क्या किया, पुरुषों की भांति कुबा और कुल्लाह, कुबा और कुल्ला मतलब जैसे ओवरकोट पहनते हैं, ठीक है, या टोपी लगाते हैं पुरुष, ठीक है, उस प्रकार की बिना पर्दा के, क्योंकि उनके यहाँ पर नकाब है, ठीक है, तो उसको बिना पहने ही कहाँ चली जाती थी, दरबार में, पुरुषों की भांति। ये भी इनके कानून में नहीं था, इसलिए इनको भी पसंद नहीं आया कि पर्दा प्रथा हो गई। अमीरों का विद्रोह, क्योंकि गैर तुर्क कर दिए। जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है बेटा, वो भी बिल्कुल सही है कि भाई याकूत का प्रेम। यहीं पर ही कहा जाता है मलिक याकूब नाम का एक व्यक्ति होता था, और उस समय इल्तुतमिश के शासनकाल तक वो क्या करता था, घोड़े की सफाई, घोड़ों का मलमूत्र साफ करना, घोड़ों की सफाई करना, उनको नहलाना, अच्छा मतलब इस तरीके का काम करता था। जैसे ही ये मलिक याकूब जैसी रानी बनी रजिया सुल्तान, इसने मलिक काफूर को किसको, मलिक याकूब को क्या बना दिया, अमीर ए आखुर का पद यहां पर प्रदान कर दिया। क्या कर दिया, अमीर ए आखुर का पद यहां पर इसको प्रदान कर दिया। अब पद प्रदान कर दिया। उस समय सल्तनत काल में सबसे बड़ा पद था अमीर आखुर, क्योंकि अश्वशाला का अध्यक्ष हुआ करता था। और इस अमीर आखुर को बनने के लिए एक कंडीशन थी कि वही बन सकता है, केवल इसका अमीर आखुर उसी को ही बना सकता है जो किससे संबंधित होगा, तुर्क सरदारों से संबंधित, तुर्क जाति का होगा और तुर्क सरदारों से ही संबंधित होगा। ये चर्चा थी यहाँ पर। अब ये तो न तुर्क है, ऊपर से निम्न जाति का व्यक्ति है, ठीक है, ऊपर से भाई काम भी छोटा है, तो कहा जाता है रजिया के इसके साथ प्रेम संबंध थे, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये कारण सारे के सारे कारण हैं, ठीक। लेकिन अगर हम इस इतिहासकार की माने कि इसने किसको कहा, तो सबसे पहले यही था कि उसका स्त्री होना ही सबसे बड़ा पाप था। क्यों? क्योंकि जो और लोग थे उनको कभी भी ये अच्छा नहीं लगा कि एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया हो, कि एक व्यक्ति जो है या एक महिला हमारे ऊपर हो और हम किसी महिला के डोमिनेंट में रहकर काम करें, तो ये कतई उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और भाई यहाँ से चिंगारी तात्कालिक कारण था याकूब से उसका अमीर आखुर बनाना। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो भाई यहीं से ही एक हुआ। और आपको पता ही है कि भाई 1240 ईस्वी में कैथल नामक स्थान पर अल्तूनिया, ठीक है, अल्तूनिया और भाई रजिया वहाँ पर सो रखे थे, और यहीं पर ही 1240 में यहाँ पर इसकी हत्या कर दी, शायद इसी के भाई बैराम शाह के द्वारा करवाई गई हो। तो 1240 में वो कहानी काफ़ी लंबी है, फिर कभी देखेंगे। चलिए अगला, निम्न में से किस शासक ने हिजरी संवत के स्थान पर क्या किया था, इलाही संवत जो है यहाँ पर क्या कर दिया, जारी कर दिया। तो हिजरी के स्थान पर कौन सा इलाही संवत जारी करने वाला कौन है हमारे पास, 57 का सी आंसर हो जाएगा, अकबर। और जब इलाही संवत, क्योंकि इलाही धर्म की स्थापना 1582 में करेगा, संवत को क्या कर देगा, 83 में यहाँ पर लागू कर देगा। अगला, मध्यकालीन भारत में पनई तथा उपनाग का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। तो भाई अगर आंसर की बात करेंगे तो उस समय भारत में पनही और उपनाग का जो संदर्भ का उल्लेख है वो किसके रूप में किया जाता था, जूतों के रूप में किया जाता था, ठीक। चलिए अगला, सुमेलित नहीं है। अगर हम सुमेलित नहीं की बात करेंगे, एक एक करके इनका आंसर देखते हैं। तो दिल्ली पर सबसे कम समय तक शासनकाल, बिल्कुल सही है, हमने पहले भी पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत में हमारे पास 5 वंश हुए, इसको भी ध्यान रखना। और इन 5 वंशों में सबसे ज़्यादा, अगर हम देखें तो इन 5 वंशों में सबसे ज़्यादा जो है वो किसका शासनकाल रहा, तुगलक का शासनकाल रहा। और सबसे कम की बात करें वो कितना, लगभग 94 वर्षों तक तुगलक शासनकाल रहा। और सबसे कम समय तक किसका रहा, खिलजी का रहा, कब तक, 30 वर्षों तक। लगभग खिलजी का, भाई खिलजी आगे था हमारे पास कब, 1290 से 1320 ईस्वी तक क्या रहेंगे हमारे पास, खिलजी रहेंगे, सबसे कम समय तक खिलजियों का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जौहर प्रथा की शुरुआत हमें राजपूतों के समय से मिलती है। हमने भाई पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी में भी कि वहीं से रानी पद्मावती ने सब जौहर कर लिया था जब खिलजी पहुंच गया था कहां पर, चित्तौड़ में, उस अभियान पर, ठीक। तो वो हमने भी पढ़ी है, उन चीज़ों को भी हमने पढ़ा है। फिर अगर बात करेंगे मध्यकालीन भारत में पट्टिकल और महत्तर क्या थे, तो
ये सैन्य अधिकारी नहीं हुआ करते थे, बल्कि क्या हुआ करते थे, ग्राम प्रधान हुआ करते थे, ये ध्यान रखना। ठीक, ये जो मध्यकालीन भारत में पट्टिकल और जो महत्तर जो पद हुआ करते थे वो किसे कहा जाता था, ग्राम के जो प्रधान हुआ करते थे उनको कहा जाता था। तो आंसर की अगर बात करेंगे, हमने सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो है हमारे यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, प्रमुख सूफी सिलसिले तथा उनके प्रवर्तकों में सुमेलित नहीं है। अब ये जो प्रश्न है, ये सूफी सिलसिले मतलब भारत में जब भक्ति आंदोलन चल रहा है, सूफी जो आंदोलन चल रहे हैं, उस समय की बात है मध्यकालीन भारत में। तो बाकी अगर हम इसको सही करें, ठीक है, तो भाई ये जो डी वाला है नक्शबंदी, ये कौन था, अबेदुल्ला, कौन था, अबेदुल्ला। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इस नक्शबंदी सिलसिला जो है उसका जो प्रस्तावक या प्रवर्तक थे वो कौन थे, हमारे पास अबेदुल्ला थे। बाकी चिश्ती जो सिलसिला है, मुहिउद्दीन चिश्ती बिल्कुल सही है, सुहरावर्दी शिहाबुद्दीन, और इसी सेन शिहाबुद्दीन ने क्या की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में क्या की थी, चिश्ती सिलसिले की क्या की थी, यहाँ पर शुरुआत भी की थी, ये ध्यान रख लेना। ठीक, चलिए कादरी सिलसिला, कादिर जिलानी बिल्कुल सही है, और नक्शबंदी की बात करेंगे तो कौन सा, अबेदुल्ला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर कुछ किताबों में दो जगहों पर दो नाम भी मिलते हैं। ठीक, एक तो अबेदुल्ला और दूसरे का कुछ किताबों में कहीं पर क्या नाम मिलता है, बहाउद्दीन भी नाम मिलता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो दो नाम याद रख लेना, अबेदुल्ला और दूसरा कौन सा, बहाउद्दीन। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है लेकिन दोनों ही नाम याद रख लेना आप। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से किन पदों का गठन अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। तो इन पदों की अगर चर्चा करें कि कौन कौन से पद में कहां कहां पर हुआ था, तो पहले की अगर बात करेंगे, पहला है हमारे पास कौन सा, बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। ठीक, दूसरा है हमारे पास कौन सा, शहनाए मंडी, शहनाए मंडी। तीसरा है हमारे पास दीवान ए अमीर ए कोही। ठीक, अमीर ए कोही। तो ध्यान रखना कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट किस किस के हैं, अगर देखें तो सबसे पहले बरीद ए मुमालिक। ठीक है, ये बिल्कुल है किसके द्वारा, अगर हम आंसर की बात करेंगे इसमें तो 1 और 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, बरीद ए मुमालिक जो है ये पद जो है किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल किया था। बरीद ए मुमालिक क्या हुआ करता था, एक गुप्तचर विभाग। बरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर विभाग हुआ करता था और इसके गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। बरीद ए मुमालिक कब बनाया था, हमने अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अगर देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जब ये क्या करेगा, 4 अध्यादेश जारी करेगा, तो इन 4 अध्यादेशों में से दूसरा अध्यादेश इसका यही था, गुप्तचर विभाग की स्थापना, कि लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसने क्या बना दिया था, यहाँ पर बरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर विभाग बना दिया था। अगला, शहनाए मंडी, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था, और हमने पढ़ा है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत पहली बार किसने की थी, अलाउद्दीन ने ही की थी। और इसी बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत भ्रष्टाचार न हो, लोग जो है भ्रष्टाचार ना करें, इसलिए क्या किया था इसने, यहाँ पर बाजार को नियंत्रण रखने के लिए एक क्या किया था, शहनाए मंडी एक विभाग कहें या भाई अगर हम कहें तो इस तरीके से शहनाई मंडी एक पद इसने बना दिया था। और यहीं पर कौन होता था, शहनाई मंडी बाजार का दरोगा, कौन होता था, बाजार का दरोगा या अधीक्षक इसको कहा जाता था, यह भी ध्यान रखना। ठीक, तो बिल्कुल सही है, बाजार नियंत्रण प्रणाली है, इसके अंतर्गत शहनाई मंडी की स्थापना कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, बरीद ए मुमालिक की स्थापना कर दी गुप्तचर विभाग में। अमीर ए कोही की बात करें तो अमीर ए कोही हमारे पास क्या हुआ करता था, एक कृषि विभाग। अमीर ए कोही एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, और इसी दीवान ए अमीर ए कोही एक विभाग था, और इस दीवान ए अमीर ए कोही का जो प्रमुख हुआ करता था वो होता था अमीर ए कोही, उसका प्रमुख होता था। और इसने उनको कौन सी उपाधि दे रखी थी, रावत ए अर्ज की उपाधि भी जो है इनको दी थी। इल्मा, ठीक है, इल्माल लुल्क जो है इस समय इसका पहला क्या था, दीवान ए अमीर या अमीर को ही बनाया गया था, ये बात भी ध्यान रखना। तो उस हिसाब से अगर देखें तो खिलजी में ए और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे, बरीद ए मुमालिक, शहनाई मंडी और दीवान ए अमीर कोई किसने, कृषि विभाग किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो 1 और 2 बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला,
अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं का कालांकन उनका व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो ऑप्शन की अगर बात करेंगे, अगर हम सीधे ऑप्शन देखें तो जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा कब की गई थी? 1564 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। ठीक है, मजर की घोषणा की गई थी 1579 में, और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी 1582 में। ठीक, इसके क्रमों की अगर चर्चा करें तो बिल्कुल सही हमारे पास जजिया कर समाप्त कितना? 1564, 1575, 79, 82। तो भाई 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जजिया कर के बारे में हमें पता है सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सर्वप्रथम लगाया गया था। फिर भाई 5 लोगों को इसने छोड़ दिया था। इसी पर फिर आएगा फिरोज शाह तुगलक, जो क्या करेगा? इसको किस पर लगा देगा? ब्राह्मणों पर लगा देगा। उसी के बाद अकबर आएगा 1564 में, क्या कर देगा? इसको समाप्त कर देगा। लेकिन हमारे पास फिर से कौन आ जाएगा? 1679 में हमारे पास फिर कौन आ जाएगा? औरंगजेब, और इसको क्या लगा देगा? फिर से लगा देगा। और अंतिम रूप से हमारे पास कौन सा? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, अंतिम रूप से जजिया कर को कौन समाप्त कर देगा? मोहम्मद शाह रंगीला इसको समाप्त कर देगा। ठीक, इबादत खाना जहां पर सारे लोगों को भाई यहां पर पहले केवल एक धर्म के लिए था, लेकिन 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। मजहर में कहा गया अकबर के द्वारा कि जितने भी श्रेष्ठ विद्वान हैं अगर वो चर्चा करते हैं तो उसका अंतिम फैसला किसके पास होता था? राजा, यानी किसके पास? अकबर के पास होता था। ये भी ध्यान रखना। ठीक, दीन-ए इलाही धर्म एक नया धर्म तो नहीं था। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे फिर कभी इन सारी चीजों के बारे में। ठीक, चलिए अगला, सही कथन और कूट का चयन कीजिए। ठीक, सबसे पहले अगर देखेंगे अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो बिल्कुल सही था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? यहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक, फिर बात करेंगे बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। स्थापना नहीं की थी, बल्कि बाबर ने दिल्ली सल्तनत को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। आपको पता है 1526 में जब क्या होगा? हमारे पास पानीपत का पहला युद्ध होगा। इस पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश चल रहा है लोधी वंश। इब्राहिम लोधी उस समय शासक है, और पानीपत के पहले युद्ध में क्या कर देगा? बाबर जो है इब्राहिम लोधी को परास्त करके दिल्ली सल्तनत को स्थापना नहीं बल्कि उसको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। यह ध्यान रखना। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, तो भाई शाहजहां ने नहीं लड़ा था। उत्तराधिकार का युद्ध किसने लड़ा था? औरंगजेब के द्वारा उत्तराधिकार के युद्ध लड़े गए थे। और औरंगजेब के साथ कौन था? दारा शिकोह जो है इस युद्ध में था, जिसको हम पढ़ते हैं आगे जाके, जैसे धर्मट का युद्ध, देवराय का युद्ध। ठीक, तो ये जो उत्तराधिकार के युद्ध थे औरंगजेब और दारा शिकोह के द्वारा यहाँ पर लड़े गए थे। जहांगीर जो है सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, बिल्कुल था, इसीलिए जहांगीरी सौंदर्य का था, प्रकृति का, चित्रकला का था, इसीलिए जहांगीर के शासनकाल को भी क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई 1 और 4 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, सुमेलित नहीं है, फटाफट देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है, हेक्टर मुनरो की बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, बिल्कुल सही है। हेक्टर मुनरो की बात करेंगे, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल हुआ था 1814 1816 में, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर आंग्ल मैसूर, बिल्कुल सही है, 1799 में होगा। अंग्रेजों के खिलाफ लॉर्ड वेलेजली उस समय था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर में कौन था? टीपू सुल्तान। और यहीं पर 1799 ईस्वी में किसकी मृत्यु भी हो गई थी? टीपू सुल्तान की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, तो यहां पर कौन था? आंग्ल मराठा में कॉर्नवालिस नहीं था, बल्कि कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है यहीं पर किसमें था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी था। इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा कौन था? बाजीराव जो है इस समय यहां पर पेशवा हुआ करता था। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न, ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्टनोवे के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो पोर्टनोवे के युद्ध में सर आयरकूट ने क्या किया था? ब्रिटिश जनरल था जिसने किसको हराया था? हैदर अली को हराया था 1781 ईस्वी में। और इसी के बाद क्या हो गया था हमारे पास? 1781 जब ये युद्ध चल रहा था तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको पता ही है 1782 ईस्वी में, भाई चला तो 1784 तक था, लेकिन बीच में ही 1782 में किसकी मृत्यु हो गई थी? इसी के जस्ट बाद हैदर अली की। और हैदर अली की मृत्यु के बाद ही इसका पुत्र जो है क्या हो गया था? यहाँ पर टीपू सुल्तान यहाँ पर राजा बन गया था। फिर इसने क्या कर ली? यहाँ पर संधि कर ली थी। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगला,
विजयनगर की मुद्रा के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। तो इस कूट में अगर हम सही कूटों का चयन करें तो एक एक करके पहले देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद देखेंगे कि कूट के बारे में। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का वराह था। पहले की बात करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है सर्वाधिक प्रसिद्ध जो यानी विजयनगर की मुद्रा व्यवस्था में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनते हैं पेपर में, प्री मेंस में, चाहे प्री हो मेंस हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का जो है वो क्या कहलाता था? वराह कहलाता था, बिल्कुल सही है। चांदी के छोटे सिक्के प्रताप या फड़म कहलाते थे। तो ध्यान रखना ये यहां पर चांदी नहीं है। किसके छोटे सिक्के? तो अगर हम कहें सोने के तब ये सही हो जाता। सोने के यानी सोने का सबसे प्रसिद्ध सिक्का वराह कहलाता था, और सोने के सबसे जो छोटे सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? प्रताप या फड़म कहा जाता था, बिल्कुल सही है। हरिहर द्वितीय के सिक्कों, और ध्यान रखना अगर चांदी के छोटे सिक्कों की बात करेगा, अगर प्रश्न ये बने तो चांदी का छोटा सिक्का, अगर ये बात करें कि चांदी का छोटा सिक्का कौन था, तो चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था, ये ध्यान रखना। तो सोने के छोटे सिक्कों को भाई सोने के छोटे सिक्कों को फड़म या प्रताप, सबसे प्रसिद्ध सोने का सिक्का वराह, चांदी के छोटे सिक्कों को तार। ठीक, ये बिल्कुल सही है। हरिहर द्वितीय के सिक्कों पर, तो ये द्वितीय नहीं है, ये क्या है? प्रथम। हरिहर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान तथा गरुड़ की आकृतियां अंकित रहती थी, बिल्कुल सही है। किसके? हरिहर प्रथम। बात करेंगे सदाशिव राय के सिक्कों पर, यहां पर यह भी गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ के सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी राणे का अंकन था, ये बिल्कुल सही है। तो भाई अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 और 4 हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, इसी में एक वंश हुआ हमारे पास, कौन सा? अराविडु वंश। कौन सा वंश भाई? अराविडु वंश। इस अराविडु वंश में ध्यान रखना, इसके जो सिक्के चले हैं अराविडु वंश के, तो उन पर हमें क्या देखने को मिलता है? शंख और चक्र की आकृतियां भी मिलती हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, इसी के अलावा एक पॉइंट और याद रखना, विजयनगर की बात करेंगे तो विजयनगर की जो मुद्रा है, इस विजयनगर की मुद्रा की जो चर्चा, जैसे हम चर्चा कहें या तुलना कहें, किससे की जाती है? हुणों से। ठीक है, हुणों के जो सिक्के हैं उनसे की जाती है, इसकी मुद्रा की तुलना की जाती है, यानी उनके जैसा माना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा पेपर के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगला, सराय ए अदल क्या था? तो सराय ए अदल के बारे में अगर देखें तो ये क्या होता था? हमारे पास एक वस्त्र एवं अन्य कीमती बाजार है, उसे क्या कहा जाता था? सराय ए अदल कहा जाता था। इसके संबंध में अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो भाई जब भी हमने पढ़ा है फिर से अलाउद्दीन के बारे में बाजार नियंत्रण प्रणाली, जैसे मैं अभी भी बोल चुका हूं कि कौन सी है यहां पर? बाजार नियंत्रण प्रणाली। और इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान या प्रथम शासक कौन था हमारे पास? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने सबसे पहले क्या किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था यहां पर। और बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, यह भी ध्यान रखना, यह क्वेश्चन भी बना हुआ है, सार्वजनिक। ठीक, सार्वजनिक थोड़ा सा लिखा हुआ समझ नहीं आएगा, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसीलिए थोड़ा सा आराम से भी बोल रहा हूं, इसको लिख लेना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला भी पहला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है, इस बात को ध्यान रखना। किसके अंतर्गत? इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली जब इसने चलाई तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत इसने बाजार को 3 भागों में विभाजित कर दिया। सबसे पहला बाजार हुआ करता था, उस बाजार को कहते थे खाद्यान्न बाजार। कौन सा बाजार? खाद्यान्न बाजार। दूसरा आता था हमारे पास कौन सा? जो हमारा आंसर ही है, वस्त्र एवं अन्य कीमती बाजार। ठीक, वस्त्र एवं अन्य कीमती बाजार। इसी वस्त्र एवं अन्य कीमती बाजार को ही क्या कहते थे? सराय ए अदल कहा जाता था। ठीक, यानी खाद्यान्न में क्या होता था? गेहूं, चावल, चीनी, ठीक है, इस खाने की जो चीजें उनका क्रय विक्रय किया जाता था। वस्त्र और अन्य कीमती जैसे सोने, जेवरात, हीरे मोती, ठीक है, इस प्रकार के जो जेवरात होते थे वो अन्य कीमती जो वस्तुएं, जैसे आज की डेट पे सोना चांदी हमारे पास है, उस प्रकार की ये होती थी, ये इसी बाजार में मिलती थी। और तीसरा बाजार हुआ करता था उस समय कौन सा? घोड़ों, मवेशियों तथा दासों या गुलामों का बाजार। उस समय तीसरा था घोड़े, मवेशियों तथा हमारे पास दासों का बाजार हुआ करता था। अब जैसे घोड़ों को आदान प्रदान, मवेशियों जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, यहां से दास, उस समय दास प्रथा थी, तो दासों की खरीद बिक्री भी इसी बाजार से की जाती थी। तो
ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है और इसी को ही, इस दूसरे वाले को ही क्या कहते हैं हम, सराय अदल कहा जाता था। फिर इसने भाई यहाँ पर क्या हुआ, भ्रष्टाचार ना करे कोई, तो किस प्रकार की कठोर दंड नीति की व्यवस्था भी की थी और ऐसा करने वाला भी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ध्यान रखना, हालांकि इसकी इस कठोर दंड व्यवस्था और बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कौन करेगा आगे जाकर, इसी का बेटा कौन सा, मुबारक खिलजी जो है इसको क्या कर देगा, समाप्त भी कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो कठोर व्यवस्था कहा यह भी जाता है कि इसके शासनकाल में अगर कोई व्यक्ति क्या कर दे, कोई व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कर दे तो उस उतना जो है उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था। इतनी ज़्यादा कठोर दंड व्यवस्था थी। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई किसी ने 1 किलो चीनी ली, ठीक, और उसने 900 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम आपसे गोली कर दिया, ठीक है, 100 ग्राम आपकी चीटिंग कर दी, ठीक है, और अगर पता चल गया, ठीक, और पता चल गया कि 100 ग्राम इसने कम दे दिया, तो तब चीनी नहीं लेगा, 100 ग्राम उस दुकानदार के शरीर से मांस निकाल लिया जाता था, 100 ग्राम उसको पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार की नीतियां जो है यहां पर मिलती थी। फिर हमने पढ़ा है जैसे भू राजस्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कौन सा होता था उस समय, अगर देखें तो खराज होता था वो कर। बाजार नियंत्रण अधिकारी, जैसे मैंने अभी बोला, इसी बाजार व्यवस्था के अंतर्गत अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, कौन सा, शहनाए मंडी, इसकी नियुक्ति कर दी थी और ये बाजार पर क्या रखता था उस समय, पूर्ण रूप से नजर रखा करता था ये अधिकारी। ठीक, चलिए अगला, इब्न बतूता के विषय में सही कूट का चयन कीजिए। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, जहां से ये प्रश्न ये आया हुआ है पहले बार, ठीक है, अगर हम बात करें आयोग में पूछा गया है, उस समय आयोग ने जो है इसका आंसर दिया था केवल 1 और 3। तो वैसे अगर हम देखें तो उस हिसाब से तो आंसर 1 और 3 ये भी सही है। उस हिसाब से आंसर देखें तो 1 और 3, 1, 2 और 3 भी क्या है यहां पर सही है। दोनों आंसर जो है लगभग सही है। समझते हैं ऐसा क्यों। इब्न बतूता की अगर बात करें सबसे पहले, तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में कहाँ आता है, भारत। कहाँ आता है भाई, भारत। भारत का मतलब कहाँ पर आएगा, दिल्ली। दिल्ली से आता है। और कब आएगा कि जब भाई ये दिल्ली क्यों आए, उसी समय क्यों आया, हमने ये पढ़ा है ये कहानी में, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा भी रखा है इस कहानी में। ठीक, जो लोगों ने मिडिल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मैं बोल रहा हूँ, जाके एक बार वहाँ पर डेमो क्लासेस हैं, हमारी जो ऐप है वहाँ पे जाकर जो कंटेंट है मध्यकालीन भारत का, वहाँ पर जाकर आप उसको परचेज़ करने से पहले थोड़ा बहुत वो डेमो क्लासेस हैं, 1-2 क्लासेस वहाँ पर पढ़ाई हुई हैं, उनको डेमो में आप देख सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो तब देख लेना आगे जैसा भी होगा। ठीक, चलिए, तो राजधानी मैंने पढ़ाया था कि जब राजधानी परिवर्तन करेगा दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी, ठीक है, जब राजधानी परिवर्तन करेगा तो उस समय ये बाहरी देशों के जो लोग हैं, और लोग भी कौन से, जो संत हैं, फिलोसोफर हैं, विचारक हैं, यात्रा वृत्तांत लेखक हैं, इनको निमंत्रण देता है दिल्ली पर आने का कि आप दिल्ली पर आओ, दिल्ली पर रहने के लिए यहाँ पर रहो, हम तो चले। ठीक, अब भाई उस समय इब्न बतूता यहां पर भारत आता है दिल्ली में 1333 में, यहां पर रहता है। कहां का था, तो अफ्रीका में एक देश है जिसमें हमारे पास कौन सा देश है, मोरक्को। कौन सा देश है, बिल्कुल टॉप में है, अफ्रीका के सबसे नॉर्थ में है मोरक्को। यहाँ आता है मोरक्को में, और मोरक्को में जब आएगा तो भाई यहाँ इसके दरबार में आता है। इसने अपने यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वर्णन किया है। तो भाई किताब उल हिंद में अगर हम देखें तो इसने वर्णन नहीं किया उस हिसाब से। अच्छा, इसमें चेंज कर दिया था आंसर। ठीक, चलिए, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा सा गलत हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर शायद सही कर दिया है ऑनलाइन में, तो ये ध्यान रखना। तो इसने अपने अनुभवों का वर्णन किया है, तो ध्यान रखना किताब उल हिंद में नहीं, ये गलत हो जाएगा, किताब उल हिंद में नहीं। ठीक है, ये कहां पर हो जाएगा, रेहुला में। कहां पर हो जाएगा, रेहुला में। ठीक, इसका एक यात्रा वृत्तांत है जिसे रेहुला भी लिखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेहला भी कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सफरनामा भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना। ठीक, तो भाई क्या किताब उल हिंद में नहीं मिलती। किताब उल हिंद किसकी है, अल बरूनी के अनुभवों का वर्णन है जो गजनबी के साथ में भारत आया था। ठीक, इसकी किताब में अनुभवों का वर्णन तो मिलता है, इसने अपने अनुभव लिखे हैं। यहीं पर सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, भारत की सांस्कृतिक स्थिति, भारत की धार्मिक स्थिति, भारत की जो एक प्रकार की हमारी संस्कृति है, हमारी जो किताबें हैं, हमारे यहाँ के उस समय के राजा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, सब चीज़ के बारे में इसने अनुभवों का वर्णन किया है। अल बरूनी ने भी किया है, लेकिन अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किया है, और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत रेहला या सफरनामा, इसमें क्या किया है, इसका वर्णन किया है, ये ध्यान रखना। ठीक, और तीसरा, इसे 1342 में राजदूत के बनाकर चीन भेजा गया था। बिल्कुल, तो 1342 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन भेजा। और कहा जाता है कि जब ये चीन जा रहा था तो यहीं पर रास्ते में इसको, इसके जिस जहाज में जा रहा था उस जहाज को क्या कर दिया गया, लूट लिया गया। इससे भी सारा धन लूट लिया गया, इसको मारा पीटा गया।
और इस डर से ये कभी भी, क्योंकि भाई यहां आता तो मोहम्मद बिन तुगलक मार देता उसको, तो इस डर से कभी भी ये वापस दिल्ली लौटकर नहीं आता है। किसके बाद? 1342 ईस्वी के बाद। ये चीज भी ध्यान रखना। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आंसर की बात करेंगे तो 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले की बात करते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अपनी मधुरा विजयम कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली जो कवित्री है, ऑप्शन ए की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गंगा देवी। उस समय अगर गंगा देवी की बात करेंगे तो उस समय शासनकाल चल रहा है किसका? ये बहमनी साम्राज्य में अगर देखेंगे, सॉरी किसमें, विजयनगर में। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो इसमें एक राजा है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम का बेटा है हमारे पास कौन सा? कंपन। तो बुक्का प्रथम का जो बेटा है कंपन, इसके उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? मदुरा पर अभियान के लिए भेजा गया था और मदुरा को इसने क्या कर दिया था? विजित कर दिया था। इस समय किसने? इसके बेटे कंपन ने। और कंपन की जो पत्नी है, इसकी पत्नी का नाम है गंगा देवी। कंपन की जो पत्नी है उसका नाम है गंगा देवी। और इसी गंगा देवी की बात करेंगे तो इसी ने अपने पति की विजय उपलक्ष्य में क्या किया? एक ग्रंथ या पुस्तक लिखी है। तो भाई उसका नाम ही क्या है? देखो नाम से ही लिखा हुआ है, ये आपको तो वैसे भी याद रह जाएगी। कौन सी कृति? मदुरा विजय में जो है इसके जो विजय अभियानों का यहां पर वर्णन किया गया है, किसने? गंगा देवी ने। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और शासक को पहचानें। आपने शासक को पहचानना है कि किसने जो है यहां पर ये चीजें किसके संबंध में कही जा रही हैं। इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की तथा कर वसूलना प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। इसने गोवा तथा बेलगांव को बहमनी राज्य से छीनकर अपने राज्यों में मिला दिया, बिल्कुल। तो गोवा को और बेलगांव को जीतने वाला पहला शासक ही सीधा क्या आ जाएगा? हरिहर द्वितीय। अगर आपको इन दो से भी पता नहीं चला था तो ये तो बहुत इजी था। सबसे पहले भाई क्या? राजाधिराज, राजधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला पहला वह शासक भी कौन था उस समय? हरिहर द्वितीय ही था। ये बात ध्यान रखना। अगर देवराय द्वितीय की बात करेंगे तो देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? गज बेटकर कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगला, मनसबदारी प्रथा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही था। जात और सवार से मतलब ये होता था, जो ये जात होता था ये क्या होता था? एक पद होता था उस समय पर। और सवार जो होते थे वो घुड़सवारों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या। अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर जात और सवार दो भागों में बटा होता था। जात किसे कहते थे हम? कि एक पद का नाम हुआ करता था जात, ठीक है, यानी जात हम उसे कहते थे किसी पद के नाम, कोई सा भी पद हो। सवार उसे कहते थे इस समय दूसरे वाले को जिसमें हम किसकी संख्या को डिकोड करते थे? घुड़सवारों की संख्या को जिसमें डिकोड किया जाता था। ठीक, मनसबदार पद अनुवांशिक अधिकारी होते थे, ठीक है। अगर हम अनुवांशिक अधिकारी की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, बिल्कुल सही है, 3 वर्ग यहां पर हुआ करते थे। दीवान कार्यालय इनको वेतन देता था, ये बिल्कुल भी नहीं थे। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहां पर आंसर हमारा कौन सा सही होने वाला है? 1 और 3 जो है आंसर डी जो है हमारा यहां पर सही हो जाएगा। अगर हम इसके 3 वर्गों की बात करें तो कौन कौन से 3 वर्ग होते थे? तो भाई अगर हम बात करें 250 से 500, 250 से नीचे की अगर बात करें मनसब, तो उनको क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। 250 से अगर हम बात करें भाई कहां पर? 500 के बीच में, ठीक, तो यहाँ इनको क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था दूसरे वर्ग को। और जिनको मनसब क्या मिलता था? 500 से ऊपर जिनको मनसब मिलता था उनको क्या कहा जाता? उस वर्ग को क्या कहा जाता था? अमीर ए आजम उस वर्ग को कहा जाता था। ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो इस तरीके से उनके ऊपर क्या हुआ करते थे? ये मनसब हुआ करते थे। मनसबदार, अमीर और अमीर ए आजम 3 वर्ग यहाँ पर हुआ करते थे। जात और सवार इस समय 2 पद जो है यहां पर प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही है। सेवों का अजंता, अगर हम सेवों का अजंता की बात करें तो किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को जो है सेवों का अजंता कहा जाता है। ये है कहां पर? ये लिपाक्षी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भाई भगवान कहा जाता है जड, ये इस लिपाक्षी का मतलब है ली पक्षी कहा जाता है। लिपक्षी का मतलब है उठने वाला पक्षी, ठीक। तो यहीं पर क्या किया गया है? भगवान जब रावण जब माँ सीता को हर कर ले जा रहा था तो उस समय जटायु कहानी आपने पढ़ी है, तो यहीं पर ही जटायु के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो काफ़ी सारे मंदिर वगैरह ये सारी चीज़ें यहीं पर ही हैं। तो सेवों का जो अजंता है वो लिपाक्षी को ही कहा जाता है। अगला, टोडरमल का पूर्वगामी अगर कहें तो वो किसको कहा जाता है? महमूद गंवा को टोडरमल का पूर्वगामी। टोडरमल कौन था? सबसे पहले बात करेंगे, टोडरमल भूमि से संबंधित था, भू राजस्व यानी भूमि के लिए उसने बहुत अच्छे कार्य करे। टोडरमल जैसे मैंने पहले
भी कहा, पहले किसके शासनकाल में रहता था ये टोडरमल? शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहता था। उसके बाद किसके शासनकाल में गया? अकबर के शासनकाल है, इसके 9 रत्नों में था। 1580 में इसने कौन सी कर दी थी? दहसाला बंदोबस्त, दहसाला बंदोबस्त इसने यहाँ पर शुरू कर दी थी। ठीक, इसी के बाद दीवान असराक के पद पर रहते हुए, ठीक, इसी के बाद बात करेंगे कि इसका पूर्वगामी जिससे इसने लिया था वो कौन था हमारे पास? महमूद गवां। अब ये महमूद गवां कौन था? महमूद गवां बहमनी शासन में हमें इसका जिक्र मिलता है। कब? इसका ये क्या था? ईरान का एक व्यापारी हुआ करता। थोड़ा सा इसके बारे में अगर देखें, ये ईरान का एक व्यापारी हुआ करता था और व्यापारी होने के साथ साथ ये इसका जो उत्कर्ष है किसके शासनकाल में हुआ? राजनीतिक, अहमद द्वितीय के शासनकाल में इसका उत्कर्ष होता है। और कहा यह जाता है, ध्यान रखना, अहमद शासन के इसने इतना ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बहमनी का सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य विस्तार हुआ, गोवा को भी इसी ने जीता, और सबसे ज्यादा जो साम्राज्य विस्तार हुआ था वो ध्यान रखना बेटा, यही महमूद गवां के शासनकाल में ही हुआ था। ये ध्यान रखना, इस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। ठीक, और इसका जो इसका वध भी करा, यानी इसकी हत्या भी करा दी थी, षड्यंत्र रचा इसी के जो इससे ईर्ष्या करते थे। और उस समय राजा था हमारे पास कौन सा? मोहम्मद तृतीय। प्रश्न बना हुआ है, ध्यान रखना। भाई राजनीतिक उत्कर्ष हुआ अहमद द्वितीय के शासनकाल में, इसको प्रधानमंत्री बना दिया। जैसे जैसे चीजें चलती रही, और मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में भी प्रधानमंत्री था, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचा और इस मोहम्मद तृतीय ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। बाद में इसने भी कहा कि उसका भूत मुझे सता रहा है, मैं मर जाऊंगा, थोड़ा पागल हो गया था वो। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना किसके? इस मोहम्मद तृतीय में। ठीक, और भाई इसको कौन सी अगर हम देखें तो कौन सा? ख्वाजा ए जहां। ठीक है, क्या था? ख्वाजा ए जहां की उपाधि क्या थी? इसे प्राप्त थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसने ही यहाँ पर अगर हम देखें तो बीदर में इसने क्या किया था? बीदर में एक इसने पाठशाला का भी क्या किया था? यहाँ पर निर्माण भी किया था। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगर हम थोड़ा सा मुर्शिद कुली खां की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है मुर्शिद कुली खां से। इसी मुर्शिद कुली खां को क्या कहा जाता है? ये भी ध्यान रखना, दक्षिण का टोडरमल। क्या कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। किसको? इस मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो कौन सा था? विद्याधर। ठीक है, 1019-20 में यहाँ पर गजनवी ने जब अटैक किया था तो उस समय चंदेल शासक विद्याधर था, और चंदेल शासक ने उस समय, जब इससे पहले कन्नौज पर उस समय शासक चल रहा है प्रतिहारों का, और प्रतिहार शासक है उस समय राज्यपाल। और इसी विद्याधर ने आसपास के सारे राजाओं का, जैसे ग्वालियर था हमारे पास, ठीक है, इनके राजाओं का एक संघ बनाया, राज्यपाल को वहां से हराकर पराजित कर दिया। फिर भाई ये यहाँ पर आया गजनवी, जब अगले दिन पहुंचा, काफ़ी लंबी कहानी है। और भाई यहाँ पर जब पहुंचा तो विद्याधर की सेना को जब उसने देखा तो डर गया एक बार के लिए गजनवी कि भाई क्या करूँ, युद्ध करूँ ना करूँ। लेकिन कुछ किताबें कहती कि बाद में युद्ध हुआ तो काफ़ी बाद में यहाँ पर थोड़ा सा ये जीत भी गया था, ये युद्ध छोड़कर क्या हो गया, यहाँ से भाग गया, कुछ ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें सबसे पहले जहाँ से मोहम्मद गौरी डर गया था तो वो शायद कौन था? चंदेल शासक कौन था? विद्याधर। ठीक, चलिए अगला, निम्न पुस्तकें हैं उनके लेखों में से सुमेलित नहीं है। ठीक, अगर बात करेंगे, ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। ठीक है, अगर सुमेलित नहीं की बात करेंगे तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। पुराणों का पहला अध्ययन करने वाला हमारे पास कौन सा है? अल बरूनी था, जो गजनवी के शासनकाल में भारत आया था, 1018-19 में आया था। किससे जीता था इसने? ख्वारिज्म शाह से जीता था गजनवी ने। ठीक, किसे? अल बरूनी को। तो 1018-19 में भारत आया था, और पुराणों का अध्ययन करने वाला भी पहला व्यक्ति वही है। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी, बिल्कुल सही है। गौरी ने भारत में प्रथम अख्ता प्रदान कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था, बिल्कुल सही है। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन है? बख्तियार खिलजी, आपको पता है, बिल्कुल सही है। और ऐबक का ही सेनापति हुआ करता था, और 1202 ईस्वी में इसने बिहार पर क्या किया था? यहाँ पर राजधानी थी उस समय उदंतपुर, बिहार की राजधानी, यहाँ पर अटैक कर दिया था। और इसी समय इसी बख्तियार खिलजी ने, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, इन दोनों को क्या कर दिया था? यहाँ पर तोड़ दिया था, या इनको पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ यहीं पर ही क्या होते थे? बौद्ध विहार होते थे। इन बौद्ध विहारों को भी पूर्ण रूप से क्या कर दिया? बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। अगला, कथन ए
आर के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, बिल्कुल सही। अपने राजभवन के निर्माण में लगे कार्यकारियों को वेतन कम देता था, ठीक है। तो ये सीधा सा फैक्टर है, कोई मिल ही नहीं रहा है ये क्वेश्चन, तो ठीक है। तो सीधा सीधा आपको पता ही है कि भाई अलाउद्दीन, बार बार अभी से कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं। मूल्य नियंत्रण बिल्कुल सही है, राजभवन में लगे कारीगरों को कम वेतन, वो देता ही नहीं था कम वेतन, वो टैक्स भी सबसे ज़्यादा लेता था और वेतन भी देता था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र और आयुर्विज्ञान, हमने पहले ही पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा विद्वान, जिसको कई भाषाएं आती थी, खगोल विज्ञान भी जानता था, आयुर्विज्ञान भी जानता, सारी विद्याओं को जानता था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। चलिए अगला, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल हुई, बिल्कुल हुई। लास्ट वाले में मैं पढ़ा चुका हूँ, जो लास्ट वीडियोज़ है, जिन लोगों ने नहीं देखी है इसका पहला पार्ट देख लेना, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रखा है। असफल हो गई थी बिल्कुल, तुगलक का उचित नियंत्रण में नहीं था, बिल्कुल सही है। तो भाई अगर हम बात करें तो ए तथा आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि वह सांकेतिक मुद्रा असफल हो गई थी, क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया था, जो चांदी की मुद्रा है इसको किस में बदल दिया था? पीतल में या कांसे में इसको चेंज कर दिया था। और जब पीतल और कांसे में चेंज करेगा तो लोगों ने अपने घरों में क्या लगाया था? जैसे हमने बर्नी ने भाई पढ़ा कि बर्नी कहता है कि इसने टकसाल लगाना स्टार्ट कर दिया था अपने शासनकाल में। अब सब ने टकसालें लगा दी उसका, क्योंकि मुद्रा निगमन पर उसका नियंत्रण नहीं था, क्योंकि नियंत्रण का मतलब उसका सरकारी नियंत्रण उस पर बिल्कुल भी नहीं था। केवल उसने कह दिया कि सिक्के चलेंगे और चला दिए। भाई ना उसने कोई उसकी मापक इकाई रखी, सीधी सी बात, ना उसका कोई एक अच्छा सा पैटर्न रखा। पैटर्न की अगर मैं बात करूं, पैटर्न का मतलब कोई मापक, कोई खांचा उसने नहीं रखा, जो मर्जी जिसकी वैसे छाप रहा है, तो उसका निर्गमन पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिसकी वजह से उसकी क्या हो गई, ये योजना बिल्कुल क्या हो गई, असफल सिद्ध हो गई। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इसके कॉन्सेप्ट को तो कितना बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। बेरोजगारों की सहायता के लिए किस रोजा ने रोजगार कार्यालय खुलाए थे? तो आपको पता ही है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय खुलाए, नहरों का निर्माण किया, हक सर्व नाम का सिंचाई कर लिया है, 5 बहरी नहरें जो है इसने बनाई, 300 नगरों का इसने क्या किया था? निर्माण किया था। तो ये काफी सारी चीजें। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। नरसिंह सालूम ने संगम वंश का अंत किया था, बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। विजयनगर की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था मुद्रा प्रणाली नहीं बल्कि क्या थी? अगर हम देखें तो कृषि या भू राजस्व व्यवस्था, इसकी सबसे ज्यादा वो थी। तालीकोटा का युद्ध 1656 में नहीं, कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। और यहीं पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से थे? अहमदनगर, ठीक। इसी के साथ साथ हमारे पास कौन सा? बीजापुर, बीजापुर के बाद आता है गोलकुंडा, गोलकुंडा के बाद आता है हमारे पास कौन सा? बीदर, ठीक। और एक बात ये जहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में, वो यही बनता है कि इन 5 लोगों में से कौन शामिल नहीं था? तालीकोटा, या इसी तालीकोटा के युद्ध को क्या कहते हैं हम? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक। तो उसमें कौन सा? बरार शामिल नहीं था। मैंने पहले भी कहा है, बरार को याद लिख लेना, बरार हो गया फरार, ठीक। तो फरार मतलब भाग गया, था ही नहीं, बरार हो गया फरार, ठीक। तो ऐसे याद रख लेना। तो भाई आंसर की बात करेंगे तो पहला दूसरा हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंडित निर्माणों के लिए थी? तो भाई अगर हम ये देखें तो ये किसके शासनकाल में थी? विजयनगर के शासनकालों में ये क्या हुआ करती थी? यहाँ पर इसकी रचना हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित की बात करेंगे, दीवाने मुस्तखराज, अलाउद्दीन, बिल्कुल सही है। जब इसने क्या लगा दिया? टैक्स को क्या कर दिया था? 50% कर दिया था। टैक्स करने के लिए इसने कौन से? चरी और गड़ी नामक 2 कर भी लगा दिए थे। तो भाई जब पैसा आएगा तो भाई उसको कलेक्ट करने के लिए भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए उसने क्या कर दिया था? दीवाने मुस्तखराज। एक अगर हम देखें तो कैसा विभाग था दीवाने मुस्तखराज? किस प्रकार का विभाग है? एक वित्त विभाग की स्थापना कर दी थी अलाउद्दीन ने, बिल्कुल सही है। दीवाने कोही हमने अभी पढ़ा, ठीक है। एक किस दीवान एक कोही, ठीक है। हाँ, या अमीर कोही हमारे पास क्या है? एक कृषि विभाग किसने स्टार्ट कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने रियासत, ठीक है, बलबन ने नहीं बल्कि किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, विदेश मंत्री था। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। वेहंदी का युद्ध किन शासकों के बीच? तो वेहंदी का जो युद्ध है हमारे पास कौन था? गजनबी तथा जयपाल के बीच क्या हुआ था? वेहंदी का युद्ध यहाँ पर हुआ था, ठीक है। बाकी की बात करेंगे तो वेहंदी के युद्ध में आपको पता ही है उस समय भाई वेहंदी की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी उदभांडपुर,
ठीक, कौन? उद्भांडपुर हुआ करती थी। और इसी ने ही जब गजनवी जयपाल को पराजित किया था तो इसकी राजधानी वेहिंदी को क्या कर दिया था? पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया था। और पूर्ण रूप से जब उसको ध्वस्त किया तो यहाँ पर जयपाल को बंदी बना लिया। किसी तरीके से जयपाल ने बंदी बनाकर उसको क्या दे दिए? कुछ हाथी, कुछ तोहफे उसको भेंट स्वरूप दिए। और जब भेंट स्वरूप प्रदान किए तो उसने केवल इतना कहा कि मुझे क्या कर दिया जाए? मुक्त कर दिया जाए। ठीक, और जैसे ही ये मुक्त हुआ इसके बाद काफ़ी जो है अपनी आत्मग्लानि से, क्योंकि सुबुक्तगीन ने भी इसको हरा रखा है 2 बार, ठीक है, हमारे पास कौन? गजनबी भी हराएगा। तो आपने आत्मग्लानि हो गई इसको बहुत ज़्यादा, और इसने क्या कर ली फिर? खुद ही या क्या कर ली? आत्महत्या कर ली इसने। ठीक, चलिए, तो भाई ये चीज़ें बाकी आपको पता ही है। गौरी और जयचंद का हमारे पास कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध। ठीक, 1194 में। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच आपको पता ही है कौन सा हुआ था? तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध। कब? 1191 में तराइन का पहला युद्ध और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कि सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। सीधे सीधे, अगर ऐसा याद भी नहीं रख सकते तो ऐसे याद रख लेना। मैंने उस दिन भी पढ़ा था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टैक्स ज़्यादा प्राप्त करने के लिए क्या लगाएगा भाई? नहरों पर कर भी लगाएगा, और साथ ही साथ इसने 1200 बागान भी लगाए जिन पर इसने क्या कर दिया? टैक्स भी लगाया। तो 1200 बागान लगाएगा, तो जब बाग लगाएगा तो उसमें फल क्या लगाएगा? फलों के भाई कुछ फ्रूट्स के पौधे लगाएगा, फूल के लगाएगा, उनको बेचेगा। तो जब भाई 1200 बाग लगाएगा तो सबसे पहले फलों की गुणवत्ता में क्या करेगा? सुधार करेगा, तभी तो टैक्स। भाई जब सुधार होगा तभी बेचेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो राजस्व मिलेगा। तो ऐसा करने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक। मैं बार बार कहता हूं लॉजिकली सोचना है। ठीक, चलिए, मध्यकालीन भारत के संबंध में कौन सबसे वो है हमारे पास? तो सबसे पहले सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सबसे पहले परगना। परगने के बाद आते थे सूबा। सूबे की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा? सरकार। ठीक है, तो आरोही क्रम में आपने इसका अनुक्रम यहां पर लगाना है। अगला, सल्तनत काल में फजाविल या फाजिल का अर्थ हुआ करता था सरकारी खजाने में जमा की गई जो अतिरिक्त धनराशि होती थी। ठीक, उसे क्या कहा जाता? फवाजिल या फाजिल कहा जाता था। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करेंगे तो आंसर की तो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित पत्थर, वो हुमायूं का मकबरा नहीं है बेटा। वो कौन सा मकबरा है? बलबन का मकबरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिल्ली में है ये बलबन का मकबरा, और बलबन ने अपने जीते जी इस मकबरे को यहाँ पर बनवाया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे दारुल अमन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसी मकबरे को दारुल अमन भी कहा जाता है। किसे? बलबन के मकबरे को। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से किस व्यक्ति ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का देखा? तो ध्यान रखना, वैसे तो अमीर खुसरो है, लेकिन अगर दोनों आ जाएंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? अमीर खुसरो ने भी और निजामुद्दीन औलिया ने भी लगभग दिल्ली के 7 सुल्तानों का क्या देखा था? कार्यकाल देखा था। निम्न भाषाओं को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था, तो किसको? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फारसी भाषा को जो है इन दिल्ली के सुल्तानों ने अपना संरक्षण प्रदान किया था। निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? अगर इसको थोड़ा सा देखें तो किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी बिल्कुल सही है। अल-बरूनी किसके शासनकाल में? फिर से वही गजनबी के शासनकाल में इसके शासन की जानकारी मिलती है। तबकात ए नासरी, ठीक है, तो ये क्या? मिनास उस सिराज, ये बिल्कुल सही है। ठीक, तारीख ए फिरोशाही, ये हसन निज़ामी की नहीं है बल्कि किसकी है? बरनी की है। हमें तुगलक वंश की जानकारी भी मिलती है। हसन निज़ामी की अगर बात करें तो हसन निज़ामी ने एक पुस्तक लिखी है, कौन सा? ताज उल मासिर। कौन सी पुस्तक? ताज उल मासिर पुस्तक लिखी है, और ये किसके शासन की दरबार में था? किसके शासन में? कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये ध्यान रखना। तारीख ए मुबारक शाही बिल्कुल यामिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा ये लिखी गई है। और ध्यान रखना, ये जो सर हिंदी की ये जो पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही, ये किस वंश के बारे में? सैयद वंश के बारे में क्या करती है? जानकारी बताती है। और अगर राजा के बारे में पूछेगा तो सैयद वंश के कौन से राजा? मुबारक शाह के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि मुबारक शाह के शासन में या दरबार में इसको क्या था? संरक्षण प्रदान था। ठीक, चलिए, निम्न यात्रियों में पधारने का सही अनुक्रम अगर बताएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास कौन सा? 3। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हमारे पास 3, सबसे पहले कौन आएगा? अल-बरूनी। ठीक है, बार बार आ रहा है, देखो अल-बरूनी किसके शासनकाल में आएगा? गजनवी के शासनकाल में 1018-19 में। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद 4 ऑप्शनों में से आ जाएगा हमारे पास कौन सा? इब्न बतूता। कौन सा आ जाएगा? इब्न बतूता 1333 में भारत आएगा, किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद आएगा हमारे पास ट्रेवेनियर। ठीक है, ट्रेवनियर। ठीक,
ट्रेवनियर और बर्नियर और ट्रेवनियर किसके शासनकाल में भारत आए थे? शाहजहां के शासनकाल में। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास हमारे पास कौन सा? मनुची। मनुची किसके शासनकाल में आया था? औरंगजेब के शासनकाल में आया था, एक चिकित्सक था दारा शिकोह के साथ में। ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो आंसर हो जाएगा बी। सर्की शासकों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज कहते थे? तो ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। और जौनपुर की जो स्थापना है वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कर दी गई थी। यहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्की शासकों के बारे में अगर कहें तो नासरुद्दीन महमूद, ठीक, मोहम्मद जो तुगलक वंश में था, नासरुद्दीन महमूद का एक हमारे पास एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था मलिक सरवर। और इसी मलिक सरवर को इसने एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। और इसी मलिक उर्क सर्क की उपाधि के साथ जब ये जौनपुर इसको भेजता है तो यहीं पर क्या कर देगा? ये एक स्वतंत्र राज्य यहाँ पर इसको घोषित कर देगा। और घोषित करने के बाद इसी उपाधि के साथ यहाँ पर किस वंश की स्थापना कर देगा? सर्की वंश की यहाँ पर क्या कर देगा? स्थापना कर देगा। ठीक, तो पूर्व का सिराज कौन हो जाता है? जौनपुर। अगला, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो अगर हम देखें, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध है जैनुल आबदीन, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक मलिक अंबर नहीं था, बल्कि कौन था हमारे पास? हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। यही हमारे पास कौन सा? अहमद बहमन शाह के उपाधि धारण करेगा और फिर भाई उपाधि धारण करके राजा बनेगा, लेकिन वास्तविक नाम क्या था? हसन गंगू। होयसल की राजधानी बिल्कुल सही है, द्वार समुद्रम। गुजरी का महल बनवाया था किसने? राजा मान सिंह के द्वारा क्या बनाया गया था? गुजरी का महल। ठीक, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही है, क्योंकि अकबर ने इस्लाम धर्म को क्या कर दिया था? त्यागा नहीं था, बल्कि उसने हिंदू और इस्लाम धर्म के दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर द्वारा बनाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो भाई पंचमहल जो है अकबर ने बना रखा है, फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक, तो यहीं पर इसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह मिलता है। ठीक, चलिए, जोधाबाई का महल भी यहीं है। अगर हम बात करेंगे बुलंद दरवाजा भी गुजरात विजय के बाद बनाया था, वो सब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। मध्यकालीन भारत के राजाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, एक एक करके देखते हैं। बलबन ने घोड़े दागने की प्रथा, ये गलत है। घोड़े दागने की प्रथा किसने चलाई थी? सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने हक ए सर्ब, ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने हक एक सर्ब जो है सिंचाई कर गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं, बल्कि किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जब क्या करेगा? 5 बड़ी नहरों का जब निर्माण करेगा तो इन्हीं नहरों के निर्माण के बाद वहां की जनता के ऊपर क्या करेगा? टैक्स लगाएगा सिंचाई के लिए। ये मैंने पढ़ा भी रखा है। ये टैक्स लगाएगा और उस टैक्स को क्या कहते हैं? हक ए सर्ब, या कभी कभी बेटा केवल क्या दे देता है? सर्ब भी दे देता है, सिंचाई कर। तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं, बल्कि किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इल्तुतमिश ने दीवान ए अर्ज नामक क्या की थी? विभाग की यहां पर स्थापना की थी। तो इल्तुतमिश ने की नहीं की थी दीवान ए अर्ज, ठीक है, वो किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था बलबन के द्वारा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो चौथा हो जाएगा। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था 1398 में नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। और इसकी तैमूर लंग की मदद की थी एक व्यक्ति ने उस समय, जिसका नाम है खिज्र खां। और जब वापस गया तैमूर लंग 1399 में जब वापस जाता है तो इसी खिज्र खां को मुल्तान, ठीक, दीपालपुर की क्या कर देता है? लाहौर, इसकी सूबेदारी इसको क्या कर देता है? प्रदान करता है। आगे काफ़ी सारी लंबी कहानी है और इसके बाद कुछ कहानियां चलती रहती हैं और फाइनली यहाँ पर इसके आक्रमण के बाद खिज्र खां जो है यहाँ पर 1414 ईस्वी में खिज्र खां दिल्ली सल्तनत पर चौथे वंश की स्थापना कर देता है। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में से, जिसको हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो भाई ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके खिलाफ? कुली कुतुब शाह के साथ इसने गोलकुंडा का युद्ध यहां पर लड़ा था। निम्न में से नूरजहां के गुट में गुट का सदस्य नहीं था। तो क्या था? यहाँ पर जहांगीर नहीं था, ये ध्यान रखना। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या था? आसफ खां, ठीक है। हमारे पास कौन थी भाई? नूरजहां, सबसे बड़ी तो यही थी नूरजहां, ठीक। तो नूरजहां की बात करेंगे, नूरजहां था। गयास बेग जो इसके पिता थे, जिनको हम क्या कहते हैं? एतमाद उद्दौला
ठीक है, इसका मकबरा भी इसने बनाया था। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा, जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी। और एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था जिसमें पितृधुराज जड़ी शैली का प्रयोग भी किया गया है, आगरा में स्थित है। ठीक, आसफ खां इसका भाई यानी नूरजहां का भाई था। और खुर्रम आपको पता ही है, इसका जो युवराज था वो खुर्रम। तो भाई यहाँ पर नूरजहां एतमाद यानी गयास बेग इसका पिता, इसकी माता जो है हमारे पास, ठीक, असमत बेगम। ठीक है, असमत बेगम, ठीक, ये भी थी, ये ध्यान रखना, असमत बेगम। ठीक, तो ये जो थे यहीं पर, ये सारे के सारे इसी गुट में रहा करते थे। गुटों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली रहा, ये ध्यान रखना, 1611 से 1622 तक, और 1622 से लगभग हमारे पास कब तक, लगभग 27 तक, 1627 तक ये गुट रहा। यानी इस गुट का प्रभाव, दो भागों में भी इस गुट को हम पढ़ सकते हैं। तो पहला जो प्रभाव है इस गुट का 1611 से 1622 तक बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। क्यों? जहांगीर इसकी बहुत ज़्यादा बात सुनता था, इसके भाई इसके साथ थे, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि खुर्रम जो है इनके साथ हुआ करता था इस समय। लेकिन जैसे ही 1622 से हम 27 तक पढ़ेंगे तो इसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, मां की भी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, खुर्रम जो है विद्रोही हो चुका है नूरजहां के लिए, जहांगीर बीमार रहने लगा है, इसकी बात नहीं सुन रहा, अब उसको मोह माया से, राजपाट से कोई मतलब नहीं रहा। तो इस वजह से और विरोधी दल भी किसके खिलाफ हो गए हैं, नूरजहां के। और नूरजहां ने खुर्रम को हरा, यानी खुर्रम जो था इसको छोड़कर फिर शहरयार, इसका जो छोटा भाई था, शहरयार को अपना साथी बना लिया, जो इतना प्रभावशाली शासक नहीं था। अयोग्य मतलब इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था वो। इसलिए भाई ये गुट जो है धीरे धीरे 1622 से 27 के बाद क्या होने लग गया, यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव फर्स्ट वाले काल में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और दूसरे वाले में क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे वहाँ पर प्रभावहीन हो जाता है। ठीक, चलिए अगला। मोहम्मद गौरी ने अपने दास ऐबक को उसकी योग्यता से प्रभावित होकर कौन सा पद दिया था, तो कौन सा, अमीर ए आखुर का पद उस समय दिया था। ठीक, अब्दुल हजीज कुकी, ठीक है, अब्दुल हजीज कुकी के द्वारा इसको खरीदा गया था, एक व्यापारी था उसको खरीदा गया था। ठीक है, ऐबक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हमारे पास चंद्रमा का स्वामी होता है तुर्क में। ठीक, और इसको गुलामों के द्वारा जब खरीद दिया गया अब्दुल हजीज कुकी के द्वारा, लास्ट में जब इसको गौरी देखता है तो गौरी इसको खरीद लेता है ऐबक को, और इसकी योग्यता से प्रसन्न होकर इसको कौन सा पद दे देता है, अमीर ए आखुर का पद दे देता है। ठीक, चलिए अगला। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने विरोधियों के प्रति उदारता की नीति अपनाई, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौन सा, जलालुद्दीन खिलजी। तो ये क्या करेगा, जलालुद्दीन खिलजी जो है अपने विरोधियों के प्रति क्या अपनाएगा, जो है विरोधियों के प्रति उदारता की नीति। इसकी उदारता की नीतियों का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमें लगता है कि इसने ऐसा किया होगा, तो ठगों का दमन, हमारे पास क्या है, षड्यंत्रकारी अमीर। ठीक, हम इससे इसको समझ सकते हैं, जैसे मंगोलों का आक्रमण, इससे भी समझ सकते हैं। भाई देखो, ठगों का दमन इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ठग थे वो बहुत ज़्यादा लोगों को ठगते थे, मारते पीटते थे। इसने इन ठगों को क्या कर दिया, सबको बंदी बना दिया, और इनको मार भी सकता था, लेकिन उदारवादी नीति, ये मारेगा नहीं, इनकी आंखों में पट्टी बांधकर इनको नाव में बैठाकर सीधा कहाँ छोड़ दिया, बंगाल में छोड़ दिया। तो उदारता का एक उदाहरण। षड्यंत्रकारी हमारे पास था कौन सा, तजाउद्दीन कूची। ठीक, तजाउद्दीन कूची जैसे ही राजा बना, इसको मारने का प्लान बना रहा था कि इसको मार देंगे, ये कर देंगे। राजा को पता चला जलालुद्दीन को, इसने क्या किया, उनको पकड़ा, राज दरबार में लेकर आए। हालांकि उनको मारा नहीं क्योंकि उदारवादी नीति थी, नहीं मारा, लेकिन उनको 1 वर्ष तक सजा सुनाई और कहा कि आप 1 वर्ष तक राज दरबार से क्या रहोगे, बाहर रहोगे, देश निकाला कर दिया। ये भी हमें उदारता का। मंगोल में हमने पढ़ा है कि 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का पहला आक्रमण होता है। यहाँ पर मंगोलों को हराता है, लेकिन उनको वापस क्या कर देता है, छोड़ देता है। फिर हमने पढ़ा कालांतर में उलूग खां के नेतृत्व में फिर क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है। फिर मंगोल यहाँ पर हारते हैं, लेकिन मंगोलों को वो क्या करता है, मारेगा भी नहीं, वापस भी नहीं भेजेगा। इस्लाम धर्म वो कबूल कर लेते हैं कि कौन, ये 4000 मंगोल, और तब जो है यही मंगोल क्या कहलाते हैं, नव मुसलमान कहलाते हैं। और इनको एक जगह भी दे देता है रहने के लिए, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मंगोलपुरी, जो आज भी कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ये बात ध्यान रखना। तो इन इतने सारे, क्योंकि इन लोगों को मार भी सकता था ये, ठीक है, लेकिन मारेगा नहीं क्योंकि कैसी नीति है, उदारवादी नीति है, इसलिए मारेगा नहीं। इसके लिए हमें कई सारे प्रमाण जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, किसमें, जलालुद्दीन खिलजी में। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में।
फिर उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए तथ्य जो हैं आपको सीखने को मिले होंगे। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ नए प्रश्न जो हैं, नई चीज़ें, नए तथ्य आपके सामने लाए जाएं, ताकि जो आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको थोड़ा उससे हेल्प मिले। मिलेंगे आपको अगले टारगेट में, किसी अगले टारगेट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, और आपकी जो इच्छा है, ठीक है, उस इच्छा, आपके जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करने में अपनी पूरी मेहनत कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।